स्पेसिफिक मूव्स की, लेकिन अब एक बार फिर से अनुज के पास चला जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी से इस खास टेलीकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा और हीलियोस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी। जी हाँ, हीलियोस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नया नाम, और 23 तारीख को पहला फंड लॉन्च होने जा रहा है, फ्लेक्सी कैप फंड। तो बात करेंगे कि इस समय मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उतरने का लॉजिक और इस समय मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है। तो आप दोनों अब जुड़ गए हमारे साथ। और तो समीर जी, मतलब सीईओ वाले सवाल सारे आपसे पूछूं और सीआईओ वाले सारे सवाल आप इनसे पूछें। तो पहला सवाल तो ये कि इतनी टफ मार्केट, जिसमें मतलब म्यूचुअल फंड्स के लिए ऑलरेडी वो मार्जिन्स काफी गिर गए हैं, टीआर को लेकर ऑलरेडी एक चर्चा चल रही है कि और कम करना चाहिए इसको। इतना कट थ्रोट इंडस्ट्री, इसमें आप एक बार ये सब पहले कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा री एंट्री करने का क्या मन किया? इतना एंजॉय किया फर्स्ट टाइम कि सेकंड टाइम अब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड टाइम अभी मैं अलग अलग सिटीज में जा रहा हूँ, और लास्ट 5 दिनों में मैं 5 सिटीज गया। वो इतना एंजॉय किया कि उसमें पैसे बनाने की बात छोड़िए, मजा बड़ा आता है। मैं गया सूरत, उससे पहले गया कोचीन, फिर बैंगलोर, फिर पुणे। इसी हफ्ते की बात हो रही है। इट इज टू मच फन। बट एक्चुअली क्या है कि मेन बिजनेस ऑफ फंड मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड इज फंड मैनेजमेंट। उसकी हमारा फॉर्मूला, हमारी हिस्ट्री, हमारी फिलॉसफी अच्छी है और वो चली है। तो उसको अब हम नए एक डिस्ट्रीब्यूशन मोड में डाल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड मोड में डाल रहे हैं। अभी तक उनको ऑफशोर फंड, पीएमएस वगैरह में ऑफर होता था क्लाइंट्स को। सो दैट इज द रीजन। बट इट इज ऑल्सो बिकॉज आई एंजॉय इट एंड वी एंजॉयड इट। दिनशो भी उस वक्त भी हमारे साथ थे। तो वी हैव ऑलवेज एंजॉयड दिस बिजनेस। और मैं देख रहा था आप ट्रेन जर्नी कर रहे थे काफी। हाँ जी, मैं सूरत गया था, तो इसलिए उस पर ट्रेन था। पर उससे पहले भी मैं वंदे भारत में, इस बार ही तो वंदे भारत नहीं थी, बट बाकी ट्रेन में मैं बहुत जगह गया हूँ। लुधियाना गया, पता नहीं चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ, अब जयपुर गया था लास्ट वीक ट्रेन में। तो दैट्स व्हाई आई एम एंजॉयिंग। 1000-2000 करोड़ की कमिटमेंट तो आपने ट्रेन में ले ली होगी लोगों से। अब क्या है कि इसमें समझ नहीं आती है कि कोई आके बोले भी कि जी हम एसआईपी करेंगे या वो करेंगे, कि वो कितने पैसे डालेंगे, हम तो ना पूछते हैं। सो वी डोंट नो, बट एटलीस्ट इट लुक्ड कि लोगों को इंटरेस्ट है हमारी स्टोरी में और हिस्ट्री में। एंड आगे पता लगेगा जैसे होता है। बिल्कुल। दिनशो, 16,000 करोड़ की एसआईपी आई, तो क्या ये भी एक था कि बहुत पैसा है मार्केट में, मिस नहीं करना चाहिए, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? जी देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। 16,000 की आप बोले $2 बिलियन महीने की एसआईपी है, लेकिन आप ये देखिए कि 10 से 11 लाख करोड़ है इन म्यूचुअल में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और 4 करोड़ सिर्फ वो हैं उसमें पैन कार्ड्स हैं, यूनिक पैन कार्ड्स। अभी आप देखिए कि जो एक्चुअल पॉपुलेशन है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड करती है वो 35 से 40 करोड़ है। तो अगर जो ये सारे आ गए, इतने सारे तो नहीं आएंगे, पर मैं कह रहा हूं कि यहां से भी 2.5 पोर्टफोलियो है पर पैन कार्ड, लिटरली ये आज की इंडस्ट्री का डेटा है। तो आप सोचिए कि 4 और आ गए तो 10 लाख तो वैसे ही आपके दिख रहे हैं, 4 और करोड़ डबल हुए। तो इसलिए हमें तो लगता है कि काफी बड़ा पोटेंशियल है और अभी तो चालू हुआ है। और जैसे समीर ने कहा कि फंड मैनेजमेंट पे, एयूएम पे तो ध्यान रहेगा, लेकिन आई थिंक मोर ऑन फंड मैनेजमेंट अगर जो फोकस आ जाए तो फिर दैट विल बी दिनशो, आप हीलियोस के साथ मेरे ख्याल से अब 20 साल से जुड़े हुए हैं, करीब 18-20 साल से। एक्चुअली 2005 से। हाँ, 18 साल पुरानी। वही मुझे याद है, क्योंकि आप उससे पहले शेर खान में थे, सेल साइड से आपने ट्रांजिशन किया था। हाँ, उसके पहले भी मैं समीर के साथ ही था अलायंस कैपिटल में। हाँ। और उसके बाद तो ऐसा आपका मतलब लगता है काफी अच्छा एसोसिएशन है, मतलब वरना इस इंडस्ट्री में चर्न काफी है एक्चुअली, और आप इतने साल तक टिके रहे यहाँ पर। एक्चुअली मैं समीर जी को 94 से जानता हूँ और बड़े खुश मिजाज आदमी है, तो इसलिए और भी अच्छा लगता है। बाय द वे, दिनशो ईरानी इज नॉट द ओनली वन। हमारे जो हेड ऑफ रिसर्च हैं वो 2007 से हमारे साथ। जो हमारे सीआईओ है वो 2005 में फर्स्ट डे से हमारे साथ। जो हमारे पीएमएस मैनेज करते हैं वो 2005 से 8 में हमारे साथ थे। फिर वो और कंपनी में गए फंड मैनेजमेंट करने, फिर वो भी वापस आ गए। हमारे को आसानी से नहीं छोड़ते लोग, ना हम लोगों को छोड़ते। नहीं, वो तो देखिए, आपने बोला कि समीर काफी खुशमिजाज आदमी, मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं ट्रेडर्स कार्निवल किया था उसमें समीर के साथ मैंने एक शो किया था, और वो समीर ने इतना
अच्छा शो किया, इतना जिंदा दिल्ली के साथ शो किया कि हमने उसके बाद उसकी पूरी सीरीज बना दी। उसको वो अनप्लग नाम देके, वो बैंकॉक में जो हमने किया था, वो फर्स्ट था, आपके साथ हमने फर्स्ट किया था वो, फिर हमने उसकी पूरी सीरीज बना दी। उसमें समीर ने डांस भी किया था वैसे। हाँ, माका रैना के ऊपर डांस किया था उसमें समीर ने, मुझे अच्छे से याद है वो। खैर, तो चलिए फिर निशा, फिर ये फ्लेक्सी कैप फंड से शुरुआत कर रहे हैं आप। अभी एक ही यूनिट, अभी एक ही फंड रहेगा कुछ टाइम तक, या फिर बस ये शुरुआत है और उसके बाद आप बाकी लेके आएंगे? एक्चुअली ये पहला फंड है हमारा, और मुझे लगता नहीं है कि ये फिस्कल ईयर में हम दूसरा शायद लाएं। हम प्रॉब्ली इलेक्शन की वेट करेंगे व्हाटएवर, पर हमें अगले 2-3 साल में भी हमें नहीं लग रहा कि हम इतने सारे फंड लाने वाले हैं। 3-4 मैक्सिमम इक्विटी, लेकिन ओनली इक्विटी फोकस रहेगा। बहरहाल एक डेट का मतलब ओवरनाइट फंड तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि हाउसकीपिंग के रीजन से, क्योंकि एसटीपी में वो यूज होता है, लेकिन हमारा फोकस इक्विटी रहेगा। हम इक्विटी के बंदे हैं और इक्विटी में ही कंसंट्रेट करेंगे। समीर, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए मुझे कि लाना ही पड़ेगा क्या मतलब है कि एक ओवरनाइट फंड, वो आप मुझे ओवरनाइट फंड का मुझे पहले समझ नहीं थी, लेकिन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि जो लोग पैसे डालते हैं वो कभी कभी उसको वापस निकाल के कैश में रखना चाहते हैं, तो अगर वो आपका फंड नहीं होता, वो किसी और फंड में चला जाएगा, तो फिर वहां से वापस आना मुश्किल होता है। तो एक ओवरनाइट फंड होता है। कोई जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या क्लाइंट बोलेगा मुझे पैसे डालने हैं लेकिन मैं हर महीने डालना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे आप अभी दे दो जी सारे पैसे, हर महीने हम ट्रांसफर करते रहेंगे। तो एक इंटरनल फंड चाहिए होता है, ओवरनाइट या लिक्विड या जो भी, बेसिकली लिक्विड वो पैसा आपका, ताकि आपके फंड में रहे, वरना वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, चला जाएगा। ये समझ आएगा। तो ये इतना चर्न हो रहा है कि मतलब इतना चर्न होता है? नहीं होता। जो नया इन्वेस्टर भी आता है वो कहेगा आज मार्केट ठीक नहीं है, मेरे को 5 महीने में डालने हैं। ये मुझे भी समझ नहीं थी कि ऐसे इतना होता है। तो वो क्या कहेगा मुझे अब निकालना है, इतना बढ़ गया घट गया। अब इसमें ये वो उसके एडवाइजर, जो इन्वेस्टर्स के एडवाइजर्स हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो उनके साथ करते हैं, हम तो बीच में आते नहीं। बट एवरीबडी सेड कि आपको एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए फंड नियरली कंपल्सरी है। अच्छा, हाँ, तो हमने कहा फिर हमें ये अक्रॉस म्यूचुअल फंड होता है, सबके पास तो होते हैं। हमने सोचा नहीं था कि हमें डेट फंड करना पड़ेगा, तो इफेक्टिवली। बट आप प्योरली इक्विटी में रहने वाले हैं, आपने सोचा हुआ है? अभी हम 3-4-5 साल तक तो ना हमें डेट की वो है, एक्चुअल डेट में। तो हाइब्रिड वगैरह कोई मॉडल नहीं है? भी नहीं है, बट एक दिन बैलेंस फंड के लिए फिर हमें एक बैलेंस एडवांटेज के लिए एक डेट फंड मैनेजर ढूंढेंगे अच्छा सा। लेकिन हम क्योंकि पुरानी हिस्ट्री और हमारा एक ये है फिलॉसफी, नहीं कह लें जो भी कह लें, कि दिस इज अ कंपनी फाउंडेड बाय इफेक्टिवली फंड मैनेजर्स, मतलब सारे फंड मैनेजमेंट के, इवन मेरे हीलियोस के फाउंडर्स, ये सब हिस्टोरिकली। सो इसलिए हमारा मॉडल ये है कि हमारी परफॉर्मेंस से हमारे को तड़ी मिलती है, एयूएम से नहीं मिलती। एंड वी वांट टू बी प्राउड ऑफ दैट फर्स्ट। कोई टारगेट रखा है आपने कितना फंड रेज करना है? जी बिल्कुल नहीं, हम तो अपने आप को यही सोच रहे हैं जो आए चलो वील मैनेज, वील शो अ परफॉर्मेंस, और उसमें से देखते हैं। एक्चुअली टारगेट समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि किसी को नहीं पता लगता कि कितने इन्वेस्टर्स, कितने अब डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़ों ने साइन कर लिया मोर देन 350। अब वो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, वो कितनी सेल हमारी करेंगे, वो किसी को इट्स टू बिग टू नो। वो एक फंड के बाद समझ आ जाएगी कि कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है या क्या है। चलिए, तो फिर आपने बोला कि अभी तो ये शुरुआती है। 3 साल पहले ये एसआईपी का, मैं सिर्फ एसआईपी की बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वहीं से आता है। 3 साल पहले ये नंबर 3,000 करोड़ रुपए मंथली था, अभी 16,000 करोड़ रुपए मंथली हो गया। ये क्या 40-50 हजार करोड़ तक जा सकता है अगले 2 साल में? थ्योरेटिकली तो जा सकता है, लेकिन क्या है कि पहली बात यह है कि द नंबर ऑफ फंड जो है 44-45, मुझे लगता है उसमें रियली स्ट्रॉन्ग फंड विच हैव अ हिस्ट्री, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो 20-25 है। तो इमेजिन करो बिग पिक्चर में कि इंडिया में चलो 40-45-44 फंड हैं, यूएस में होंगे मुझे लगता है 5-6 हजार, एंड वहां पे नॉर्मल इक्विटी एसेट्स हो जाते हैं 40-50% ऑफ द एसेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ आई थिंक 5-6% है ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट्स। तो ओवर टाइम इक्विटी मार्केट पहले तो अपने आप ही 13-15% पर एनम ग्रो होती है बिग पिक्चर में, और उसके साथ हो जाए तो एयूएम पहले बहुत बढ़ सकते हैं। और साथ में नए इन्वेस्टर्स तो एवरी डे लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ द प्रीवियस फेलोज, वो आएंगे ही ओवर टाइम। थोड़ा स्लो थोड़ा फास्ट हो सकता है। आप हमारा ये देख लीजिए कि हम 18 साल से एफपी आए हैं, और अब हम बड़े खुश हो रहे हैं और नियरली डेस्परेट हो रहे थे कि हमें डीआई बनना है। तो दैट इज आवर बेट। तो हम अपने आप तो यही सोच रहे हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। कितना बोला आपने यूएस में? कितने फंड है यूएस में? यूएस में आई थिंक 6,000 म्यूचुअल फंड्स हो गए। हाँ, बिकॉज म्यूचुअल फंड वहां पे एक फंड वाले बहुत ही फंड्स हैं, बहुत ज्यादा फंड। तो फंड कंपनीज की बात करें बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए मुझे फिर, क्योंकि अब तक हम आपसे बात करते आए हैं तो हीलियोस कैपिटल की तरफ से आपसे बात करते थे, तो उसमें आप वो जो लॉन्ग शॉर्ट फंड मैनेज करते थे, तो मैं करता हूँ। अच्छा, वो आप करते हैं।
तो अभी फिर उसमें एक चाइनीज वॉल रहेगी या फिर मतलब अलग अलग तो पोर्टफोलियो उसमें होंगे क्या या होता है जी, रिसर्च कॉमन होती है, बाकी सब चीजें चाइनीज वॉल्स होती हैं। फंड मैनेजर सबके अलग होते हैं, फंड मैनेजर फॉर म्यूचुअल फंड मैनेजर फॉर AIF-PMS एंड फंड मैनेजर फॉर द ऑफशोर फंड। लेकिन क्योंकि मैंने 18 साल से सब लोगों ने इकट्ठे काम किया है, तो सबको फिलॉसफी पूरी क्लियर है। लेकिन नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं जैसे एनालिस्ट वगैरह, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट राइटिंग में लिखा 35-40 पेजेस का फॉर न्यू पीपल इन ज्वाइनिंग अस। वो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो हमने पब्लिकली रिलीज कर रहे हैं। वो कल परसों या 2-3 दिनों में वो नेट पे हम अपनी साइट पे डाल देंगे कि आप भी पढ़ लो हमारी फिलॉसफी और आप भी सीख लो उससे। नॉट ओनली कि हम क्या करते हैं, आप अपने आप भी कोशिश करो। ये वही जो आपने मुझे भी शेयर किया था नहीं, वो प्रेजेंटेशन थी ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये एक्चुअली है कि हम एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग जो हमने हीलियोस में फॉर्मलाइज की, उसको एग्जैक्टली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वो वी आर पुटिंग इट आउट पब्लिकली इन द नेक्स्ट 2-3 डेज, जैसे हमारी साइट रेडी हो जाए। ओके। तो अच्छा, अब फिर इस समय मार्केट में ऑब्वियसली कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है, आपके म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा है और आप होप करेंगे कि आप इंडेक्स को बीट कर पाए। वैसे इंडिया में फंड मैनेजर्स का रिकॉर्ड फिर भी बेटर रहा है कंपेयर टू अदर्स फंड को इंडेक्स को बीट करने में। आपके हिसाब से यहाँ से कितना अल्फा जनरेट हो सकता है? ये अब किसी को नहीं पता। सभी मैंडेटेड एनवायरमेंट में आ गए हैं, जिसमें पहली बात तो ये है कि पास्ट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर, बट हो जाता है घूम फिर के इंडिया में। अब आपने ही बोला है तो हम तो आपकी बात को ही मान रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। नहीं ऋषभ, मैं फिर ये एक दूसरे तरीके से पूछता हूँ इस सवाल। इस समय इंडियन मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टर्स को क्या रीजनेबल एक आउटलुक रखना चाहिए रिटर्न्स का? पिछले 20 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब 12 से 14% कंपाउंडेड रहा है। अगले 10 से 12 साल में क्या एक्सपेक्ट करें? जी आप ऐसे देखिए कि आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आपकी 11% के आसपास है। इंडेक्स ग्रोथ नॉर्मली 2-3% डेल्टा दे देती है जीडीपी के ऊपर, लेकिन तो किसी को नहीं पता। हाँ, वो पता नहीं। मैं सीईओ की तरह बात कर रहे हैं टिपिकल। पिछले 25 साल की अगर जो बात, हम तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। पिछले 25 साल में भी यही हुआ है। 13-14 के आसपास कुछ रिटर्न है 25 इयर्स का। मिस्टर रानी किसी को नहीं पता। तो वो अगर जो आप वो एक्स्ट्रापोलेट करें तो अब हम क्या कि पुराने फंड मैनेजर भूल जाते हैं कि अब हम नहीं समीर, आप अपना फंड मैनेजर का हैट पहनिए, बिजनेसमैन का हैट नहीं। नहीं, बिजनेसमैन के लिए रेगुलेशन की बातें हैं, वरना जनरली ये रिटर्न वाज रीजनेबल इन द पास्ट। एंड पास्ट में एटलीस्ट 5 years, 10 years, 15 years हर पीरियड में ब्रॉडली इस रेंज में रहा है। लेकिन आगे क्या हो हमें क्या पता है। आगे क्या होगा तो खैर किसी को नहीं पता। इस समय अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है फिर इंडियन मार्केट में? आप दोनों के लिए ये सवाल एक्चुअली कि इस समय इंडियन मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटीज के एरियाज क्या क्या होंगे? तो मैं कर देता हूँ, मुझे लगता है कि ये स्मॉल कैप्स वगैरह बहुत ज्यादा चल गए हैं, तो मुझे लगता है कि इनिशियली मे बी फॉर द नेक्स्ट 6-12 months लार्ज कैप्स विल अगेन आउट परफॉर्म, क्योंकि ये नॉर्मल रिवर्सल हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर स्मॉल कैप्स बहुत गिरे, फिर इस साल स्मॉल कैप्स बहुत बढ़ गए, तो एक तो ये हमें हैंडल करना पड़ता है कि क्या हो। लेकिन अदरवाइज बिग पिक्चर में अगर देखें तो फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर में मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है, एंड वेरी लॉन्ग टर्म में मे बी टेक। लेकिन हमारी अभी तक ये कॉल इन आर अदर फंड्स राइट रही है कि टेक को नियरली 0 ही ठीक है, या वेरी अंडरवेट इज ठीक। नहीं, ये बात हुई थी आपसे भी कई बार हुई है कि टेक में ऑलमोस्ट 0 वेट रहा है, लेकिन जो कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं, अभी तो 3 नंबर आए हैं बड़े, उसमें एक चीज जो निकल कर आ रही है कि कंपनियां नंबर्स ठीक ठाक दे रही हैं बस, लेकिन फिर भी गाइडेंस कम कर रही हैं क्योंकि उनको सेकंड हाफ अनसर्टेन लग रहा है। लेकिन अब क्या सब कुछ प्राइस में है और क्या मतलब यहाँ से अब स्टॉक गिरते नहीं है ज्यादा? पिछले 2 क्वार्टर्स देख लें अगर आप, तो आईटी स्टॉक्स गिर नहीं रहे, करेक्ट, गिरना बंद हो गए, तो प्राइस कुछ कह रहा है एक तरीके से शायद। पहले तो मैं आपको बोलूँ नंबर ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है ठीक ठाक आ रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन से खराब है। नहीं, एक्सपेक्टेशन से भी खराब थे। जैसे आपने कल ही इन्फोसिस का नंबर आया था, पास थ्रू वाज अ बिग अमाउंट, $73 million का पास थ्रू था। मतलब जो इक्विपमेंट खरीदा और पास, लेकिन आपका रेवेन्यू में आ गया, वो आपका कोई उसमें रोल नहीं था। तो हार्डवेयर का सेल उसमें इंक्लूडेड था, जो उनका पास थ्रू है, मतलब क्लाइंट के लिए लिया है और उसके नाम पे बिलिंग हो रहा है। तो अगर जो वो हटाते तो फिर अगेन जो इन्फोसिस के नंबर थे वो भी कम थे, इसलिए आज जो वीकनेस देख रहे हैं वो है। लेकिन आप दूसरा ये देखिए, पिछले 3-4 मतलब बार ट्राई किया है एक साल में आईटी ने वापस ऊपर आना। प्रॉब्लम है कि सब लोग ये लगा के बैठे कि FY25 विल बी गुड। हमें नहीं लगता है कि इट विल बी गुड, क्योंकि हमें ये लगता है कि आपके 25 CY24 के बजट दिसंबर में डिसाइड होंगे, एक ही क्वार्टर रह गया है,
और अगर जो आप सबकी कमेंट्री सुने आईटी कंपनी उसकी, तो दे आर वेरी क्लियर कि विजिबिलिटी नहीं है। तो अगर जो इतने खराब हाल है, तो दिसंबर में क्या चेंज होने वाला है जो उनके बजट विल ले आउट प्रॉपर बजट। मैं एक पॉइंट बोलूं कि कल ही मैंने आपके चैनल में या इंग्लिश चैनल में इंटरव्यू में देखा, एक बड़ी कंपनी कह रही है कि हम तो 15 दिन की विजिबिलिटी। पहली बात। सेकंड है, अब आप सोचिए कि इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा था लेकिन नेक्स्ट का नहीं अच्छा था। इसका मैं तो बिना पूछे समझता हूँ कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि क्लाइंट ने बोला ये आप खत्म कीजिए और चलिए यहाँ से, तो इसलिए वो कंप्लीट करने हैं प्रोजेक्ट। वरना ये कैसे हो सकता है कि अभी तो इतना बिजनेस चल रहा है, सडनली नहीं होगा। और सेकंड है कि हमें बड़े सारे ऑर्डर मिल रहे हैं उसी कंपनी से जो कह रही है अभी कुछ नहीं दूंगी, अभी कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन आगे बहुत बिजनेस है। दैट मीन्स आगे वाला बिजनेस डिफरेंट नेचर का है। वो नेचर क्या है? कॉस्ट कटिंग। तो उसके लिए आपने पहले गारंटी की होगी या कुछ वो किया है कि भाई हम आपकी इतनी सेविंग करेंगे, तो उसमें पहले 2-4 क्वार्टर में तो वो सेविंग भी नहीं होनी, क्योंकि अदरवाइज आप बोलो कोई कंपनी के पास जाए, कंपनी का आज कोई बिजनेस नहीं है, कल के लिए 2 बिलियन का बिजनेस ले ले। दैट मीन वो हो सकता है वो डिफरेंट नेचर का वर्क है। आपने कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप काफी चल चुके हैं। मैंने स्मॉल कैप का स्मॉल कैप काफी चल चुके हैं, लेकिन ये बात हम 3 महीने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में करेक्शन आएगी, आ नहीं रही है। तो कुछ तो इसका मतलब और भी पास हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है। मैं तो जी बिग पिक्चर बात करता हूँ कि इतनी ज्यादा जब आउट परफॉर्मेंस हो और कई बार बिल्कुल वाइल्ड हो, जैसे कई आईपीओज में, एक आईपीओ का तो मैंने नाम भी एक बार ही दे दिया था कि वो कुछ 1300-1400 में लिस्ट हुआ था। मैंने कहा 500 जाएगा, मैंने कल देखा बड़े दिनों बाद कि 800 पहुंच चुका है फ्रॉम अ हाई ऑफ 1400। पहले दिन की जो लिस्टिंग के बाद जो लोग शेयर ले रहे हैं, उनका उस पर एक्साइटमेंट जो है वो लगता है कि ओवर एक्साइटमेंट है। बट ये क्या होता है कि ये आपको इवेंट नहीं पता लगेगा, लेकिन एक दिन कोई मार्जिन बढ़ा देंगी सेबी या कुछ और हो जाएगा या कुछ हो जाता है, वो सडनली चीजें करेक्ट हो जाती है, पता भी नहीं लगता फर्स्ट डे की क्यों हो गई। लेकिन इट जस्ट लुक्स अ बिट टू मच फॉर नाउ। कौन सा नायका या फिर नहीं, वो मुझे नहीं पता, वो आपको बाद में बताएंगे। हाँ ठीक। मैं पुरानी बातें नहीं करता, मैं नई बात। नायका या नजारा दोनों? नहीं जी, वो तो बड़ी पुरानी बात है। और उससे पुराना हम तो नई बातें करते हैं, हम पुरानी बातें क्यों करेंगे? अच्छा ठीक है। तो आपका फिर फोकस अभी लार्जली बैंक्स पे रहने वाला है। तो अभी आपके एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स आने हैं मंडे को। उसने काफी तंग किया वैसे आपको पिछले 3-4 साल से, और काफी परेशान किया मेरे ख्याल से। नहीं, बैंक्स और कंजम्पशन ये दो हमारे कोर हैं हमारे पोर्टफोलियो में। डिफेंस भी है थोड़ा, फिर थोड़ा इंफ्रा प्ले भी है हमारे पास। तो लेकिन आप देखिए, अगर जो इकोनॉमीज मूव होती हैं तो यही 2 मेजर सेक्टर्स होते हैं जो साथ में मूव करते हैं। कंजम्पशन नहीं होगा तो जीडीपी ग्रोथ नहीं आता है। कंजम्पशन है तो आपका फाइनेंसिंग चाहिए होता है कंजम्पशन के लिए, केपेक्स चाहिए होता है टू फाइनेंसिंग फॉर केपेक्स ऑल्सो चाहिए होता है। तो इसलिए फाइनेंस और कंजम्पशन ये दो हमारे कोर है। नॉर्मल लॉन्ग टर्म में गुड है, पर अभी के लिए नहीं। अभी के लिए हमने टेक में काफी टाइम के बाद आपको थोड़ा टेक पे थोड़ा मतलब पॉजिटिव होते हुए सुन रहा हूँ। अभी आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ टेक लॉन्ग टर्म में तो हमेशा अच्छा होता था। ये सिक्लिकल बन गया अभी के लिए। बट अगर आप कहें कि हमारे पुराने फंड में जोमेटो है या पेटीएम है, कोई कहे टेक है, हम कहते हैं फाइनेंस है, जोमेटो कहते हैं कंज्यूमर है। इट ऑल डिपेंड, बिकॉज वी आर नॉट सेइंग सब सेक्टर जैसे ऑफिशियली डिफाइन। जैसे हम होटल को कंज्यूमर गिनते हैं, कोई इसको हॉस्पिटैलिटी गिनेगा, ये सब चीजें। बट जोमेटो है भी आपके पोर्टफोलियो में? काफी बड़ा मतलब रिसेंटली ब्रेकआउट आया है उसमें। क्या आपके हिसाब से वजह रही है? वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है इसके लिए? हमने तो जी बड़ी अच्छी प्राइस पे लिया था, आपके चैनल पे बात हुई थी। आपने डिस्क्लेमर दिया था प्रॉपर, मुझे याद है। 52 रुपीज में। अब पता नहीं, अब चल रहा है तो अब ये चलने दीजिए। अभी सब उसकी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है, क्योंकि जो उन्होंने चीजें प्रॉमिस की थी वो लोग थोड़ा लेट माने। हमने थोड़ा जल्दी बिलीव किया उस पॉइंट में कि they will stop making losses, कि they will not invest in other businesses loss making, कि वो अपना ब्लिंकिट को इम्प्रूव करेंगे, कि ब्लिंकिट की अपॉर्चुनिटी लार्ज है। मुझे तो वो हमेशा लार्ज लगती थी, बट अब वो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, आपने रेलवे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट किया या ये रैली मिस हुई आपसे? जी हाँ जी, काफी हद तक गाड़ी मिस हो गई हमारे से। रेल में ट्रेवल किया और रेलवे स्टॉक में इन्वेस्ट किया? रेलवे में जी मुझे क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट कस्टमर होता है वो वाले शेयर मुझे तो पसंद कम आते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है वो एंड में गवर्नमेंट में ना कोई पैसे अटक जाते हैं लोगों के या कुछ हो जाता है। लेकिन अगर वो प्राइवेट टाइप है, वो खाना दे रहा है, वो सब कंपनियों से बुरी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत खाने खाए हैं रास्ते में, ट्रेन में। तो ये सब चीजें ठीक है, अब देखेंगे आगे। ओके, पेटीएम भी है आपकी पोर्टफोलियो में? पेटीएम में आपके हिसाब से अब क्या स्टोरी है? पेटीएम की स्टोरी भी यही है कि ये सब हमने पेटीएम लिया था उस वक्त, दैट वाज अबाउट 550 या 520 रुपीज। उस वक्त हमने इस बेसिस पे लिया था कि इसकी वैल्यूएशन
2016 की वैल्यूएशन पे पहुंच गए प्राइवेट मार्केट में। तो हमने कहा उसके बाद तो उन्होंने कितना अपना नाम किया, ये किया, लेकिन अब उनका मॉडल लोगों को समझ आने लग गया है कि दे कैन लेंड टू सम ऑफ देयर जो रिटेलर जो शॉप्स या जो भी बेच रहा है उसमें से आप 5, 7, 10% को भी पैसे दे रहे हो। पूरी आपको समझ है कि पेटीएम के थ्रू कितनी ऐप से थ्रू कितनी पेमेंट हो रही है। तो आप बेसिकली उन एरियाज में फाइनेंसिंग कर रहे हो जहाँ किसी और के पास डेटा नहीं है, खाली आपके पास डेटा है। एंड सो वो स्लोली दैट बिजनेस इज द ड्राइवर ऑफ द होल थिंग। चलिए, मुझे मेरे डायरेक्टर बता रहे हैं कि टाइम खत्म हो रहा है हमारा। एक आखिरी सवाल फिर ले लेता हूँ आपसे। इस समय फिर आपको, क्योंकि अब आप अपना फंड लॉन्च कर रहे हैं और आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है समीर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, आपकी क्या अपील होगी अगर कोई रिटेल आपके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहता है, तो आप क्या डिफरेंट ऑफर करेंगे? डिफरेंट का नहीं पता होता, लेकिन हमारी फिलॉसफी भी डिफरेंट है। हम पहले अच्छी कंपनियां नहीं ढूंढते हैं, हम कहते हैं पहले गंदी चीजें एलिमिनेट करो। अब सब लोग यही कहते हैं कि गंदी चीजें एलिमिनेट करो। फर्क ये है कि हमारे मॉडल में ये है कि एक भी गंदा फैक्टर नहीं अलाउड, विच मीन्स अगर हम कहते हैं कि स्टॉक बड़ा एक्सपेंसिव है, तो ये नहीं है कि खाली हमें पता है एक्सपेंसिव है। सारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या सारे तो आप महंगा स्टॉक लेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हम नहीं लेंगे। अब दूसरे कहेंगे कि ये सब, उनको भी पता है कि एक्सपेंसिव है, लेकिन वो कहेंगे अच्छा है। अब अच्छा है और एक्सपेंसिव है, इसमें आप कैसे इनको वो करोगे ट्रेड ऑफ? हम कहते हैं जरूरत ही नहीं है ट्रेड ऑफ करने की, बिकॉज वन वीटो फैक्टर इज एनफ। अब हम कहते हैं ये कंपनी की मैनेजमेंट बड़ी गंदी है, दूसरा कहता है बड़ा सस्ता है, अब इसको कैसे ट्रेड ऑफ करोगे? हम कहते हैं जरूरत नहीं है लेने की, क्योंकि हमें एक चीज समझ आ गई है कि सम 100 to 150 स्टॉक्स एवरी ईयर इतना फर्क करते हैं मार्केट से कि वो 150 स्टॉक की परफॉर्मेंस भी किसी फंड को नहीं मिलती, और वो मैं 500 स्टॉक्स में से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए अगर हम कहते हैं 10-20 हमने सोचा कि अच्छा करेंगे, तो नहीं अच्छा करेंगे और उन्हें अच्छा कर लिया, तो फिर भी मेरा यूनिवर्स पूरा खत्म तो हो जाता है। अच्छा स्टॉक भी लेंगे और सस्ता भी लेंगे ना। और गंदा स्टॉक नहीं लेंगे, गंदा स्टॉक नहीं लेंगे और महंगा नहीं लेंगे। और जो गंदा है, गंदे का ऑपोजिट अच्छा नहीं है। हाँ। गंदे का ऑपोजिट है गंदा नहीं है। हाँ, ठीक है, गंदा नहीं है, गंदा नहीं होना चाहिए। बैड, नॉट बैड एंड गुड। तो गुड की कोशिश करेंगे, लेकिन नॉट बैड, नॉट बैड मिनिमम चाहिए। ओके, चलिए, नई चीज सीखी है। आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आशीष, वीरू, बैक टू यू।